हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है, अदर किसी वीडियो को आपकी नीड नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से ही आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो गिववे का क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात स्टूडेंट, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो हम शुरू करते हैं हमारे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5th के हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, जो कि हमारा डीएससी 9 माइनर पेपर यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स डीएससी 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो ये हमारा पीडीएफ है इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें ही हमने इन 10 क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया भाषा क्या है, इसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए तथा भाषा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया है कि भाषा की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देख लेते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे अपने विचारों, भावनाओं तथा अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले नहीं रह सकता, उसे अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और इच्छाएं दूसरों तक पहुंचानी होती है। तो स्टूडेंट, अब आप सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार माँ कहता है, या कोई छात्र अपनी बात शिक्षक तक पहुंचाता है, या जब हम किसी दोस्त से अपना दुख साझा करते हैं, तो इन सब के बीच में
किस चीज की आवश्यकता होती है, तो इन सब के बीच में एक चीज समान है, वो है हमारी भाषा। तो भाषा के माध्यम से ही वो ये सभी चीज करता है। तो भाषा ही वह माध्यम है जिससे मानव जीवन, समाज और संस्कृति आगे बढ़ती है। तो भाषा के बिना न तो ज्ञान का आदान प्रदान संभव है और न ही सामाजिक विकास का। तो इसीलिए स्टूडेंट जो भाषा है और उसकी विशेषता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा की परिभाषा को लेकर, यानी कि डेफिनेशन ऑफ भाषा। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले सवाल आता है कि भाषा क्या है। तो स्टूडेंट अगर हम सरल शब्दों में कहें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट जो भाषा है वो केवल बोलने तक ही सीमित नहीं है, यह हमारा सार्थक ध्वनियों और संकेतों की भी एक व्यवस्थित व्यवस्था है। तो स्टूडेंट अगर आप उदाहरण के तौर पे समझे, राम स्कूल जाता है, तो ये केवल शब्द नहीं है बल्कि अर्थपूर्ण ध्वनियों का एक समूह है जिसे समाज समझता है और स्वीकार भी करता है। तो इसीलिए स्टूडेंट कहा जाता है कि जो भाषा है वो सामाजिक संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और समाज द्वारा स्वीकृत है। तो यही था हमारा भाषा की परिभाषा, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भाषा की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। तो अब आइए भाषा की विशेषताओं को छोटी कहानियों और उदाहरणों से समझते हैं। तो सबसे पहला जो विशेषता आती है वो आती है भाषा सामाजिक होती है। तो भाषा का विकास समाज में होता है, समाज के बिना भाषा का अस्तित्व संभव नहीं है। तो स्टूडेंट कोई भी भाषा अकेले नहीं बनती, भाषा का जो जन्म है वो समाज में होता है और समाज में ही वो विकसित होती है। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप समझे, अगर कोई बच्चा जंगल में पले और किसी से बात ना करे तो वह भाषा नहीं सीख पाएगा, यानी कि समाज के बिना जो भाषा है वो संभव नहीं है। सेकंड जो विशेषता आती है वो आती है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। तो मनुष्य अपने ज्ञान, भावना और अनुभव को भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट जो बात दिल में है वह भाषा के बिना बाहर नहीं आ सकती। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, खुशी हो, दुख हो, गुस्सा हो या प्रेम हो, हर भावना भाषा के माध्यम से ही व्यक्त होती है। तो इसीलिए जो भाषा है वो मनुष्य के विचारों की भी एक आवाज है। थर्ड हमारा आता है भाषा सार्थक ध्वनियों पर आधारित होती है। तो भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां अर्थपूर्ण होती है, निरर्थक ध्वनियां भाषा नहीं बन सकती। तो स्टूडेंट हर आवाज भाषा नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर आप जानवरों की आवाज देखें, वे अर्थहीन होती है, लेकिन पानी चाहिए ये जो भाषा है ये अर्थपूर्ण है। तो भाषा वही है जिसमें ध्वनि के साथ जो अर्थ है वो भी जुड़ा होता है। तो यही थी हमारी स्टूडेंट तीसरी विशेषता। इसके बाद जो हमारी फोर्थ विशेषता आती है वो आती है भाषा परिवर्तनशील होती है। तो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो स्टूडेंट भाषा कभी भी स्थिर नहीं रहती। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, पहले लोग कहते थे डाकतार, आज कहते हैं मोबाइल और ईमेल। तो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार जो भाषा है वो बदलती रहती है। फिफ्थ हमारी विशेषता जो आती है वो आती है भाषा सीखी जाती है। तो भाषा जन्मजात नहीं होती, व्यक्ति से, समाज और वातावरण से सीखता है। तो स्टूडेंट जो भाषा है वो जन्म से नहीं आती। अगर आप देखें, बच्चा वही भाषा सीखता है जो उसके आसपास बोली जाती है, यानी कि जो भाषा है वो एक सीखने की प्रक्रिया है। तो यही था हमारा फिफ्थ विशेषता। इसके बाद सिक्स्थ जो विशेषता आती है वो आती है भाषा संस्कृति की वाहक होती है। तो समाज की परंपराएं, मूल्य और रीति रिवाज भाषा के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं। तो स्टूडेंट हमारी परंपराएं, मूल्य और रीति रिवाज ये सभी भाषा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। तो लोकगीत, कहावतें, मुहावरे सब हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है भाषा नियमबद्ध होती है। तो प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं, इन्हीं नियमों के अनुसार भाषा का सही प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट हर भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें उदाहरण, मैं जाता हूं, ये गलत हो जाता है, मैं जाता हूं, नहीं सॉरी, अगर आप लिखते हैं मैं जाता है, तो आप मैं जाता है लिखोगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हो मैं जाता हूं तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो व्याकरणिक नियम है ये भी बहुत जरूरी होते हैं। तो सही भाषा वही है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार हो। इसके बाद जो हमारी एट्थ या लास्ट विशेषता आती है वो आती है भाषा बौद्धिक और भावनात्मक होती है। तो भाषा से ज्ञान का विकास होता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति भी भाषा द्वारा संभव होती है। तो भाषा केवल दिमाग से नहीं, दिल से भी जुड़ी होती है। भाषा से ज्ञान बढ़ता है और भावनाएं व्यक्त होती है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी भाषा की प्रमुख विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा मानव जीवन का अनिवार्य अंग है।
तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो मानव जीवन का अनिवार्य अंग है और ये केवल बोलने या विचारों का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी समाज, संस्कृति और ज्ञान को जोड़ने की एक कड़ी भी है। तो भाषा की जो विशेषता है उनसे हमें पता चलता है कि जो मानव सभ्यता और सामाजिक विकास है उसमें जो भाषा की भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट जो भाषा का संरक्षण है और संवर्धन है वो हमारे हर समाज के प्रत्येक समाज का उत्तरदायित्व या एक कर्तव्य है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया है वाक्य की परिभाषा देते हुए रचना के आधार पर उसके भेद लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें दो चीज बतानी है, वाक्य और वाक्य के रचना के आधार पर उसके प्रकार। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे भाषा के माध्यम से जब हम अपने विचारों को पूर्ण और स्पष्ट रूप में प्रकट करते हैं तब वाक्य का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट शब्द अपने आप में अधूरे होते हैं, लेकिन जब हम ये उनको सही क्रम में और साथ ही व्याकरण के नियमों के अनुसार जोड़ते हैं तभी वो एक सार्थक वाक्य बनता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा की सार्थकता है वो वाक्य से ही होती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग या मेन बॉडी का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे वाक्य की परिभाषा को लेकर। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट शब्दों का वह समूह जिससे कोई पूर्ण और स्पष्ट अर्थ निकलता हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट वाक्य जो होते हैं, वाक्य की दो मुख्य बातें होती है। फर्स्ट जो है वो होता है भाव या विचार की पूर्णता, यानी कि वाक्य में भाव और विचार की पूर्णता होती है। और दूसरा इसमें आता है कि जो वाक्य का प्रयोग है वो विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए किया जाता है या इसमें अर्थ की स्पष्टता भी रहती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई पूर्ण और स्पष्ट अर्थ निकलता हो। तो यही था हमारा वाक्य की परिभाषा। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें राम विद्यालय जाता है, तो अगर आप इसको लिख देंगे राम विद्यालय जाता हूं, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये हमारा वाक्य नहीं हुआ, बल्कि राम विद्यालय जाता है ये हमारा वाक्य हुआ। सेकंड आप अगर जैसे देखें छात्र परिश्रम करता है, तो ये भी हमारा एक वाक्य है। तो यहाँ बात पूरी भी है और अर्थ भी साफ है, इसलिए ये जो शब्द है ये हमारे वाक्य है। तो स्टूडेंट यही था हमारा उदाहरण। तो यही था हमारा वाक्य की परिभाषा जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार को लेकर। तो स्टूडेंट अब हम समझ लेते हैं जो हमारे रचना के आधार पर है वे वाक्य तीन भागों में बांटे गए हैं और उन तीन भागों को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा भाग आता है वो आता है सरल वाक्य। तो स्टूडेंट सरल वाक्य क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधा हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें केवल एक स्वतंत्र क्रिया होती है। तो मान लीजिएगा एक बच्चा है, वह सिर्फ एक ही काम कर रहा है, तो ऐसे वाक्य में जो उद्देश्य है वो भी एक ही होगा और क्रिया भी एक ही होगी। तो स्टूडेंट जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधा हो उसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें बालक खेल रहा है, तो वो बच्चा है वो खेल रहा है, एक ही काम कर रहा है और उसका उद्देश्य भी एक ही है। इसी तरीके से किसान खेत जोतता है, तो एक काम एक क्रिया, इसलिए ये जो दोनों शब्द है, ये जो दोनों वाक्य है ये हमारे सरल वाक्य है। तो स्टूडेंट यही था हमारा सरल वाक्य। इसके बाद सेकंड जो हमारे वाक्य आते हैं वे हमारे संयुक्त वाक्य आते हैं। तो स्टूडेंट संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और वे समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो प्रत्येक उपवाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। तो स्टूडेंट अब आप सोचिए राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है, तो दो काम दो अलग अलग वाक्य लेकिन और से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे वाक्य को ही हम कहते हैं संतुलित वाक्य। तो स्टूडेंट जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और वे और तथा लेकिन जो जैसे जो शब्द है इनसे जुड़े होते हैं तो उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, वह मेहनत करता है तथा सफल होता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजों वाक्य एक ही है लेकिन यहाँ पर दो उद्देश्य कर दिए गए हैं और दो उपवाक्य कर दिए गए हैं। फर्स्ट राम पढ़ता है और सेकंड श्याम लिखता है। तो दोनों ही वाक्य अपने आप में पूरे हैं, इसीलिए ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है।
तो स्टूडेंट यही था हमारा संयुक्त वाक्य। थर्ड हमारे जो आते हैं वे हमारे मिश्र वाक्य आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मिश्र वाक्य की। तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर निर्भर होता है। तो स्टूडेंट अब एक छात्र की कहानी सोचिए, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो यहाँ जो एक बात है वो दूसरी बात पर निर्भर होती है, तो इसे ही हम कहते हैं मिश्र वाक्य। तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे ही हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझे कि जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है, जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होता है। तो स्टूडेंट यहाँ जो एक वाक्य है वो दूसरे पर निर्भर है, तो इसीलिए ये हमारा एक मिश्र वाक्य हो गया। तो यही था हमारा मिश्र वाक्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अतः यह स्पष्ट होता है कि वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाक्य है वो भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और वाक्य के बिना ही जो ना तो विचार पूरे हो सकते हैं और न ही जो भाषा है वो प्रभावशाली बन सकती है। तो स्टूडेंट जो रचना के आधार पर हमारे सरल, संयुक्त और हमारे मिश्र वाक्य है, ये सभी हमारे भाषा को स्पष्ट, सटीक और प्रभावशाली बनाते हैं। साथ ही स्टूडेंट इसीलिए जो हमारा व्याकरण है उसमें वाक्य और उसके प्रकारों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या है, हिंदी भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय की भूमिका को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया है, हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की हम शुरुआत अब एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे स्टूडेंट, भाषा के विकास और विस्तार में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए विचारों, भाव और वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए भाषा में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट जो भाषा है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, नई वस्तुएं आती है, नए विचार जन्म लेते हैं और इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें नए शब्दों की आवश्यकता भी होती रहती है। तो स्टूडेंट अब सवाल यह है कि क्या हर बार बिल्कुल नया शब्द बनाना पड़े? जी नहीं। तो भाषा ने इसका एक आसान तरीका खोज लिया, जिसे हम कहते हैं शब्द निर्माण प्रक्रिया। तो स्टूडेंट इस प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहा जाता है। तो हिंदी भाषा में जो हमारा ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही वैज्ञानिक और समृद्ध है, और साथ ही जो उपसर्ग और प्रत्यय वे इसके ही प्रमुख साधन है। तो इनके माध्यम से सीमित मूल शब्दों से अनेक नए शब्द भी बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे शब्द निर्माण की प्रक्रिया को लेकर, कि शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आखिर है क्या। तो किसी मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना ही शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट जब किसी मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है तो इसे ही हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहती है। और इस प्रक्रिया से जो शब्दों के अर्थ है उसमें विस्तार होता है, कभी कभी इसके अर्थ भी बदल जाते हैं और इसमें जो भाषा है वो अधिक अभ्या अभिव्यक्तिपूर्ण और समृद्ध बन जाती है। तो उदाहरण के लिए अगर आप बात करें, जैसे ज्ञान हो गया, तो ज्ञान में अगर हम उपसर्ग जोड़ दे हमारा, तो ये हमारा अज्ञान बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा परिवर्तन है वो आ चुका है शब्दों के अर्थ में भी। इसी तरीके से अगर आप सेवा की बात करें, सेवा में अगर आप क्या प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हमारा सेवक बन जाएगा। तो सेवक भी हमारा इसमें जो अर्थ है वो भी बदल रहा है। तो यही थी स्टूडेंट हमारी शब्द निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उपसर्ग का अर्थ और भूमिका। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेष अर्थ उत्पन्न करते हैं। तो स्टूडेंट उपसर्ग आखिर है क्या? तो आप एक तरीके से मान लीजिएगा, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। तो उपसर्ग से जो शब्द का अर्थ है वो विस्तृत या कभी कभी विपरीत भी हो जाता है। तो उप का मतलब हो गया आपका पहले, और सर्ग का मतलब हो गया जुड़ना। तो स्टूडेंट इसीलिए जो पहले जुड़ने वाले शब्द हो गए उनको ही हम उपसर्ग कहते हैं।
तो यही था हमारा उपसर्ग। तो चलिए कुछ उपसर्गों के उदाहरण भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ए प्लस ज्ञान, तो यहाँ पर जो ए है ये उपसर्ग है और ज्ञान हमारा मूल शब्द है। तो यहाँ पर जो ए और ज्ञान मिलकर अज्ञान बना, तो यहाँ पर जो अर्थ है वो बदल गया। ऐसे ही प्रय जो हमारा है ये हमारा एक उपसर्ग है और काश हमारा मूल शब्द। तो अगर हमने काश में हमारा प्रय उपसर्ग लगा दिया तो ये प्रकाश बन गया, यानी कि जो अर्थ है वो विस्तृत हो गया। थर्ड हमारा आता है काश। जैसे कि हमारा जो काश है, तो स्टूडेंट ये जो हमारा काश है ये हमारा मूल शब्द है। अगर हम इसमें वी उपसर्ग लगा देते हैं तो ये विकास बन जाता है, तो इसमें एक नया भाव आया। इसी तरीके से फोर्थ आता है गुण। तो इसमें अगर हम दो उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाता है दुर्गुण, यानी कि यहाँ पर जो अर्थ है वो गुण का विपरीत हो जाता है, दुर्गुण हो जाता है। तो यही थे हमारे उपसर्ग के कुछ उदाहरण। अब इनकी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो उपसर्ग है वे नए शब्द बनाते हैं, शब्दों में विविधता लाते हैं और उनमें नवीनता लाते हैं। साथ ही वे जो भाषा है उसको भी वे संक्षिप्त और प्रभावी बनाते हैं। तो एक ही शब्द से अनेक शब्द, नए शब्द तैयार हो जाते हैं। यही हमारे उपसर्ग की भूमिका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रत्यय का अर्थ और उसकी भूमिका को लेकर। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी उपसर्ग समझा, तो जो उपसर्ग था वो तो हमारा वर्ड के स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन जो प्रत्यय है वो वर्ड के एंडिंग में लगता है। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। तो स्टूडेंट इससे जो शब्द का रूप है वो भी बदलता है और साथ साथ इससे भाव भी स्पष्ट होता है। तो चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो प्रत्यय के उदाहरण में अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमारा पढ़ है ये हमारा मूल शब्द है और जो आई है ये प्रत्यय है। तो अगर हम इनको जोड़ दे तो बन जाता है पढ़ाई। इसी तरीके से सुंदर और हमारा मूल शब्द है, ता हमारा प्रत्यय है, तो हम दोनों को जोड़ते तो सुंदरता बन जाएगा। इसी तरीके से बालक है और प्रत्यय हमारा पन है, तो बालपन या बालकपन भी बन जाता है। ऐसे ही सेवा है, उसमें क्या जोड़ देंगे तो सेवक बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मूल शब्द है वो वही है, लेकिन प्रत्यय ने नया अर्थ और नया रूप उसको दे दिया। तो यही थे हमारे प्रत्यय के उदाहरण। इसके बाद हम प्रत्यय की भूमिका देख लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे जो प्रत्यय है वे संज्ञा, विशेषण और भावाचक शब्द बनाते हैं। साथ ही इसमें शब्द भंडार बढ़ाते हैं, तो भाषा को अधिक अभिव्यक्तिपूर्ण भी ये बनाते हैं। तो स्टूडेंट यही थी हमारे प्रत्यय की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया हिंदी भाषा को सशक्त और समृद्ध बनाती है। तो स्टूडेंट जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो हिंदी भाषा को सशक्त, समृद्ध और प्रभावशाली बनाती है। तो उपसर्ग जो है वो शब्द के अर्थ में विस्तार लाते हैं, लेकिन जो हमारे प्रत्यय है वे शब्द के रूप और भाव को स्पष्ट करते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से इन्हीं के माध्यम से जो सीमित मूल शब्दों से है वो असंख्य नए शब्द भी बन जाते हैं। तो इसीलिए जो हिंदी भाषा के विकास और सौंदर्य है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट वाक्य क्या है, उसके अंग क्या है, ये हमसे पूछा गया है। साथ ही अथवा करके पूछा गया है वाक्य की परिभाषा देते हुए उसके अंगों को 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। यहाँ पर हमसे दो ही चीजें पूछी गई है, वाक्य और उसके अंगों को लेकर। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे भाषा के माध्यम से जब मनुष्य अपने विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है तब वाक्य का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट हम रोजाना बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और ये सब हम वाक्य के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो जो शब्द है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो एक निश्चित क्रम और व्याकरण के नियमों के अनुसार जुड़ते हैं तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं और तभी ये एक सार्थक वाक्य बनाता है। तो स्टूडेंट जो वाक्य है वो भाषा की मूल और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसीलिए जो वाक्य की परिभाषा और उसके जो अंग है वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो जैसे कि मैंने अभी पहले वाले आंसर में भी आपको वाक्य की परिभाषा बताई थी, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ।
तो वाक्य की परिभाषा शब्दों का वह समूह जिससे कोई पूर्ण और स्पष्ट अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के स्टूडेंट वह समूह जिससे कोई पूर्ण और स्पष्ट अर्थ प्रकट हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे कि छात्र पुस्तक पढ़ता है, किसान खेत में काम करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बात है वो पूरी है, अर्थ स्पष्ट है, इसलिए ये वाक्य है। तो वाक्य में भाव या विचार की भी पूर्णता होती है। तो स्टूडेंट ये तो हमारी वाक्य की परिभाषा हो गई। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वाक्य के विभिन्न अंग को लेकर। तो स्टूडेंट जो वाक्य है, अब हम समझते हैं कि वाक्य किन अंगों से बनता है। तो वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं स्टूडेंट, एक फर्स्ट हमारा उद्देश्य और सेकंड हमारा विधेय। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उद्देश्य क्या होता है। तो वाक्य में जिस विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य प्राय कर्ता या कर्ता समूह होता है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं, और जो उद्देश्य होता है ये हमारा कर्ता या कर्ता समूह होता है। तो उदाहरण अगर आप देखें, राम विद्यालय जाता है, छात्र परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर जो राम है और जो छात्र है ये हमारे वाक्य के उद्देश्य है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। सेकंड हमारा आता है विधेय। अब हम बात कर लेते हैं विधेय की। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय में क्रिया और उससे संबंधित अन्य शब्द शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे ही हम विधेय कहते हैं, और विधेय में क्रिया और उससे जुड़े शब्द भी आते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, राम विद्यालय जाता है, छात्र परिश्रम करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो विद्यालय जाता है ये हमारा विधेय है, और जो परिश्रम करते हैं ये हमारा विधेय है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे विधेय। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विधेय के सहायक अंक को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं विधेय के कुछ सहायक अंक भी होते हैं। अब वाक्य को और गहराई से हम समझ लेते हैं। तो सहायक अंक में सबसे पहले जो आता है वो आता है कर्ता। तो जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो स्टूडेंट उदाहरण के लिए अगर आप देखें, बालक खेल रहा है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा कर्ता है वो बालक है, क्योंकि जो कार्य कर रहा है वो बालक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कर्ता है वो बालक है। तो ये तो हमारा कर्ता हो गया। सेकंड हमारा आता है क्रिया। तो कार्य के होने या किए जाने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट जहां पर जो कार्य है उसके होने या किए जाने का बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, बालक खेल रहा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर खेल हो रहा है। तो स्टूडेंट इसीलिए यहाँ पर जो हमारा वो है क्रिया है वो हमारी खेल है। तो ये हमारा खेल हो गया, क्रिया हो गई। इसके बाद थर्ड हमारा जो आता है वो आता है कर्म। तो जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट कर्म में अगर हम बात करें, जैसे कि उदाहरण में आप देखें, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर जो पढ़ता है इस पर जो कर्ता की क्रिया है, यानी कि जो पुस्तक है वो जो पढ़ता है उसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पुस्तक है वो हमारा क्रम है। तो ये हमारा क्रम हो गया। फोर्थ हमारा आता है करण। तो जिस साधन से कार्य किया जाए उसे करण कहते हैं। तो स्टूडेंट जिस साधन से भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उसे हम करण कहते हैं। तो उदाहरण में अगर आप देखें, वह कलम से लिखता है, तो यहाँ पर जो कलम है, कलम के माध्यम से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो कलम हो गया ये करण हो गया। इसके बाद फिफ्थ आता है अधिकरण। तो जिससे स्थान या समय का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट जिससे हमें स्थान या समय का बोध हो उसे हम अधिकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वह विद्यालय में पढ़ता है। तो यहाँ पर जो विद्यालय है स्टूडेंट वो हमारा एक स्थान या समय है, स्थान है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो विद्यालय है वही हमारा अधिकरण है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे विधेय के सहायक अंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को क्रिया से करण करके और अधिकरण किया। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, इन अंगों को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम देखेंगे, इस प्रकार वाक्य की जो भाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और उद्देश्य और जो विधेय है ये इसके मुख्य अंग होते हैं। तो स्टूडेंट जबकि जो हमारे कर्ता, क्रिया, कर्म है ये सभी सहायक अंग है, और इनके सही ज्ञान से जो भाषा है वो शुद्ध होती है, उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, और वाक्य भी प्रभावशील बनता है। तो इसीलिए जो व्याकरण में वाक्य है और उसके अंगों का जो अध्ययन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया स्टूडेंट, व्याकरण क्या है, भाषा के सही प्रयोग में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया है, व्याकरण की परिभाषा देते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो चीज बतानी है, व्याकरण और उसके महत्व को लेकर। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, भाषा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, किंतु भाषा का सही और शुद्ध प्रयोग व्याकरण के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो स्टूडेंट, जो भाषा है वो हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, लेकिन केवल भाषा होना ही काफी नहीं है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति कहे मैं कल गया है, तो बात समझ तो आ रही है लेकिन सही नहीं लग रही है। तो यहीं से जो हमारे व्याकरण है उसकी आवश्यकता शुरू होती है। तो जो व्याकरण है वो भाषा को अनुशासित, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाती है, और यही भाषा के नियमों का एक शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध स्वरूप सुरक्षित रहता है। तो स्टूडेंट, इसीलिए हमें जो व्याकरण की परिभाषा और उसका महत्व है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्याकरण की परिभाषा को लेकर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग के नियमों का व्यवस्थित अध्ययन है। तो स्टूडेंट, जो व्याकरण है वो भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग के नियमों का व्यवस्थित अध्ययन है। सरल शब्दों में अगर आप कहे कि भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने और समझने का शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण भाषा की संरचना, शब्द रूप, वाक्य संरचना, अर्थ से संबंधित नियमों को स्पष्ट करता है। तो व्याकरण हमें सिखाता है शब्द रूप, वाक्य रचना और अर्थ की स्पष्टता। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी व्याकरण की परिभाषा। तो अगर आप कह सकते हैं सरल शब्दों में कि भाषा को शुद्ध और अनुशासित बनाने वाला शास्त्री व्याकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी व्याकरण की परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भाषा के सही प्रयोग में व्याकरण का महत्व। तो अब इसे जीवन से जुड़े उदाहरणों से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है भाषा को शुद्ध बनाता है। तो व्याकरण के नियम भाषा को अशुद्ध प्रयोग से बचाते हैं, शब्दों और वाक्यों की शुद्ध संरचना संभव होती है। तो व्याकरण हमें गलत भाषा का प्रयोग से बचाते हैं। उदाहरण अगर आप देखें, राम स्कूल जाता है और राम स्कूल जाता हूं और राम स्कूल जाता है। तो इसमें जो राम स्कूल जाता हूं ये हमारा गलत उदाहरण हो गया, राम स्कूल जाता है ये हमारा सही उदाहरण हो गया। तो सही वाक्य वही है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार है। तो स्टूडेंट, वही हमारा जो भाषा है उसको ये शुद्ध बनाता है। सेकंड आता है अर्थ की स्पष्टता प्रदान करता है। तो व्याकरण के सही प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट और निश्चित होता है, अर्थ की भ्रांति से बचाव होता है। तो स्टूडेंट, गलत व्याकरण से अर्थ का जो अनर्थ है वो हो सकता है। तो उदाहरण अगर आप देखें, उसने देखा लड़की को, और दूसरा हमारा जो उदाहरण है वह आता है उसने लड़की को देखा। तो यहाँ पर जो उसने देखा लड़की को है ये एक गलत उदाहरण हो गया। तो व्याकरण से जो अर्थ है वो स्पष्ट और निश्चित होता है। थर्ड हमारा आता है भाषा को प्रभावशाली बनाता है। तो व्याकरणिक रूप से सही भाषा अधिक प्रभाव डालती है, विचारों की अभिव्यक्ति सटीक और सशक्त होती है। तो स्टूडेंट, जो शुद्ध भाषा है वो हमारी बात को अधिक प्रभावशाली बनाती है। तो सही शब्द और सही वाक्य सुनने वाले पर अच्छा प्रभाव डालती है। फोर्थ आता है भाषा में अनुशासन लाता है। तो व्याकरण भाषा को नियमबद्ध करता है, भाषा के प्रयोग में एकरूपता बनी रहती है। तो जो व्याकरण है वो भाषा को नियमों में बांधता है, इससे भाषा में एकरूपता, स्पष्टता और संतुलन भी बना रहता है। फिफ्थ आता है साहित्य सर्जन में सहायक। तो व्याकरण साहित्यकारों को सुंदर और सार्थक रचना करने में सहायता करता है, भाषा की सौंदर्यात्मकता बढ़ती है। तो जो कविता, कहानी या निबंध हो गए, इन सब में व्याकरण की भूमिका होती है, और व्याकरण से जो साहित्य है वो सुंदर, सशक्त और प्रभावी बनता है। सिक्स्थ हमारा जो आता है वो आता है भाषा के अध्ययन में सहायक। तो व्याकरण भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, विद्यार्थियों में भाषा बोध का विकास होता है। तो व्याकरण के बिना भाषा सीखना कठिन हो जाता है। तो व्याकरण से छात्रों में भाषा बोध विकसित होता है और पढ़ाना भी आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे कुछ भाषा के सही प्रयोग में व्याकरण का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि व्याकरण भाषा की रीढ़ है। तो इसके बिना जो भाषा स्टूडेंट वो अव्यवस्थित तो अस्पष्ट हो जाती है। तो व्याकरण ही भाषा को शुद्ध बनाता है, विचारों को स्पष्ट करता है और अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट, जो भाषा का सही प्रयोग है और उसका जो व्याकरण का ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है।
तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, हिंदी व्याकरण में समास का क्या महत्व है, विभिन्न प्रकार के समासों की विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया है, समास की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे पूछा गया है समास का महत्व, समास की परिभाषा, समास के भेद और समास की विशेषता। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे, हिंदी भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाने में समास का विशेष स्थान है। तो स्टूडेंट, जो भाषा का उद्देश्य होता है वो होता है कम शब्दों में अधिक बात को कहना। तो सोचिए, अगर हर बात को लंबे लंबे वाक्यों में कहना पड़े तो जो भाषा है वो कितनी ज्यादा बोझिल हो जाएगी। तो इसी समस्या का जो समाधान है वो हमारा समास है। तो समास के माध्यम से स्टूडेंट दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, जिससे जो भाषा वो सरल और सुगठित बनती है। तो हिंदी भाषा में जो समास है वो भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और सुंदर बनाता है। तो स्टूडेंट, इसलिए जो समास की परिभाषा है और उसका महत्व और उसके जो भेद है वे हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं समास की परिभाषा को लेकर। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो समास है वो आखिर है क्या। तो यह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त और नया शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। तो समास में पदों के बीच का जो संबंध है वो छिपा रहता है और एक नया शब्द बनता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो पदों के बीच का जो संबंध है वो छिपा रहेगा, वो एक नया संबंध बन जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, राजा का पुत्र जिसे हम राजपुत्र कहते हैं, इसी तरीके से नील और कमल जिसे हम नील कमल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो शब्द है वे कम हुए लेकिन जो अर्थ है वो वही रहा। एक तरीके से आप इसका एक अर्थी शब्द के रूप में भी समझ सकते हैं। तो यही था हमारा समास की परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी व्याकरण में समास का महत्व। तो अब जानते हैं कि समास इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला था, भाषा को संक्षिप्त बनाता है, लंबे वाक्यांशों को छोटे शब्दों में बदल देता है। तो लंबे वाक्यांश छोटे शब्दों में बदल जाते हैं हमारे समास की सहायता से। तो जैसे अगर आप प्रतिदिन देखें तो उसको आप प्रति प्लस दिन बोलते हैं तो थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन बोलते हैं तो वो हमारा छोटा हो जाता है। सेकंड आता है, अर्थ की स्पष्टता बढ़ाता है, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट होता है। तो कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट होता है तो इससे पाठक और श्रोता दोनों को ही समझने में आसानी होती है। इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है, भाषा को प्रभावशाली बनाता है, तो अभिव्यक्ति सरल और सशक्त हो जाती है। तो समाज से जो भाषा स्टूडेंट वो तेजी और मजबूती उसमें आ जाती है, इसीलिए कवि और लेखक समास का अधिक प्रयोग करते हैं। इसके बाद फोर्थ आता है, साहित्यिक सौंदर्य में वृद्धि करता है। तो कविता और गद्य में सौंदर्य और प्रवाह आता है। तो स्टूडेंट, कविता और गद्य और भी सुंदर बन जाते हैं हमारे समास की सहायता से। तो उदाहरण अगर आप देखें, नीलकंठ, चतुरानंद जैसे जो शब्द है वे काव्य में सौंदर्य बढ़ाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट महत्व आता है वो आता है, शब्द भंडार का विकास करता है, तो नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, जो समास है उससे नए नए शब्द बनते हैं और इससे जो भाषा है वो भी समृद्ध होती है। तो यही था हमारा हिंदी व्याकरण में समास का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समास के भेद और उनकी विशेषताओं को लेकर। तो हिंदी में स्टूडेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार के समास माने जाते हैं। तो स्टूडेंट, उन 4 समासों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो समास आता है वो आता है अव्ययी भाव समास। तो जिसमें पहला पद अवश्य अव्यय होता है, समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। तो जिस समास में स्टूडेंट पहला पद अव्यय होगा और पूरा शब्द अव्यय की तरह प्रयोग होता है तो उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, प्रतिदिन, यथाशक्ति। और स्टूडेंट, इसकी जो विशेषता है वो ये होता है, इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और जो समस्त पद होते हैं वे अव्यय होते हैं। तो इसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा आता है तत्पुरुष समास। तो स्टूडेंट, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच कारक संबंध होता हो। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक संबंध होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र हो गया, गृह प्रवेश हो गया। और इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाते हैं। तो यही था हमारा तत्पुरुष समास।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है समास, वो हमारा द्वंद्व समास आता है। तो द्वंद्व समास देख लेते हैं, जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, दोनों पदों का समान महत्व होता है। तो जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता और पिता, यहाँ पर जो दोनों का महत्व है वो समान रूप से है। इसी तरीके से दिन और रात, यहाँ पर भी दोनों का महत्व समान रूप से है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों ही मिलकर अर्थ देते हैं। तो यही था हमारा द्वंद्व समास। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट समास आता है वो हमारा आता है बहुव्रीहि समास या बहुव्रीहि समास। तो जिसमें कोई दो पद प्रधान नहीं होता, समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और जो समस्त पद है वे किसी तीसरे का अर्थ बोध कराए, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें नीलकंठ, जो कि हमारे भगवान शिव जी के लिए प्रयुक्त किया गया है, चतुरानन, इसी तरीके से ये हमारे बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें जो दोनों पद होते हैं वे गौण होते हैं और इसका जो अर्थ है वो किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे समास के प्रकार जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे, अतः स्पष्ट है कि हिंदी व्याकरण में समास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्टूडेंट जो हमारा समास है ये हमारी भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और सौंदर्यपूर्ण बनाता है। और जो हमारे इसके प्रकार है जैसे कि अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तो स्टूडेंट ये सभी हिंदी भाषा को समृद्ध और सशक्त बनाते हैं। तो इसीलिए जो व्याकरण है और साहित्य है, दोनों की पुष्टि से जो समास का अध्ययन है वो हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, ध्वनि किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं तथा व्यंजनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया, ध्वनि की परिभाषा देते हुए व्यंजन के भेद बताइए। तो यहाँ पर हमसे 3 चीज पूछी गई है, ध्वनि, सेकंड व्यंजन और थर्ड व्यंजन के प्रकार। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों के माध्यम से ही शब्दों और वाक्यों का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि, और ये जो ध्वनि है यही आगे चलकर शब्द और वाक्य को बनाती है। तो अब जैसे ईंट से घर बनता है वैसे ही ध्वनियों से भाषा बनती है। तो स्टूडेंट हिंदी भाषा में जो ध्वनि है उसको मुख्य रूप में बांटा गया, फर्स्ट हमारा स्वर और सेकंड हमारा व्यंजन। तो स्टूडेंट आज हम खास तौर पर व्यंजन के बारे में बात करेंगे, जो कि भाषा को स्पष्टता और अर्थ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसलिए जो ध्वनि की परिभाषा और व्यंजन के प्रकार है वे हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम ध्वनि की परिभाषा को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ध्वनि क्या है। तो वायु के कंपन से उत्पन्न होने वाली श्रव्य तरंग को ध्वनि कहते हैं। तो वायु के कंपन से जो उत्पन्न श्रव्य तरंग होती है और वो हमारे कानों तक पहुंचती है उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। तो भाषा में जो स्टूडेंट जो ध्वनि है वो हमारा उस प्रकार का आधार है जिससे कि जो शब्द है उसका निर्माण होता है। तो बिना ध्वनि के जो भाषा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो यही थी हमारी ध्वनि की परिभाषा। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा आता है व्यंजन की परिभाषा। तो अब हम व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। अब सवाल आता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक होती है उन्हें व्यंजक कहते हैं। तो व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ी उसे हम व्यंजन कहेंगे। तो व्यंजन अपने आप पूरी तरीके से उच्चारित नहीं हो सकते। जैसे आप देख सकते हैं का, खा, गा, चा, टा, ता, पा, या, रा, ला। तो स्टूडेंट का बोलने के बाद भी हमें आ की मदद लेनी पड़ रही है, तो इसीलिए ये हमारा व्यंजन है। तो यही थे हमारे व्यंजन। इसके बाद सेकंड हमारा आता है व्यंजनों के प्रकार। तो अब हम बात कर लेते हैं व्यंजनों के प्रकार के बारे में। तो हिंदी व्याकरण में जो व्यंजन है उसको स्टूडेंट मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो व्यंजन आता है वो आता है स्पर्श व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारणों में जीभ किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और ये कुल 25 होते हैं। तो स्टूडेंट 25 ऐसे हमारे व्यंजन है जिनके उच्चारण में जीभ किसी न किसी स्थान को हमारे स्पर्श करेगी, उसको ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
तो स्टूडेंट स्पर्श व्यंजनों का अगर आप वर्गीकरण देखें तो कै वर्ग में हमारे आता है का, खा, गा, घ, डा। इसी तरीके से च वर्ग में हमारे आते हैं चा, छ, ज, झ, घ। और ट में आता है ट, ठा, डा, ढा, ना। इसी तरीके से त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। तो स्टूडेंट हर वर्ग में पांच पांच व्यंजन होते हैं। तो क वर्ग में पांच है, च वर्ग में भी पांच है, ट वर्ग में भी पांच है, त वर्ग में भी पांच है और प वर्ग में भी पांच है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद सेकंड हमारे आता है अंतःस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उसे ही हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बात करें य, र, ल, व, तो ये भाषा को मधुर और प्रभावपूर्ण भी बनाते हैं। तो यही हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। इसके बाद थर्ड हमारे जो व्यंजन आते हैं वह आता है ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाकर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो स्टूडेंट जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपकी जो वायु है वो मुख से निकलकर रगड़ खाकर निकलती है उन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें श, श, सा और सा, हा। तो स्टूडेंट इनमें जो हवा की आवाज है वो अधिक होती है। तो आप इनको तो स्टूडेंट यही थे हमारे ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हमारे जो फोर्थ आते हैं वे हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो स्टूडेंट दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो जब दो व्यंजन से जुड़कर एक व्यंजन बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे छ, त्र, ज्ञ, ज्ञानी। तो स्टूडेंट ये भाषा को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। तो स्टूडेंट यही है हमारे संयुक्त व्यंजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि ध्वनि भाषा की मूल इकाई है और व्यंजन भाषा को स्पष्ट तथा अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार जो होते हैं स्टूडेंट वे भाषा को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और समृद्ध बनाते हैं। और इसीलिए हिंदी भाषा को सही रूप में समझने और प्रयोग करने के लिए जो हमारे ध्वनि और व्यंजन है ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। इसके बाद जो हमारा आंसर नंबर 7 है वो इसी के साथ ही कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है स्वरों की भूमिका भाषा की स्पष्टता में कैसे सहायक होती है। हिंदी में स्वरों के वर्गीकरण का विश्लेषण कीजिए अथवा स्वर की परिभाषा देते हुए हिंदी स्वर का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर हमसे स्वर का महत्व, उसकी परिभाषा और उसके वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना में कर लेते हैं। तो प्रस्तावना को देखने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे हमारे जो गिववे के क्वेश्चन थे वे पूछ लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम वीडियो के बीच में कहीं भी कोई भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट चलिए अब हम हमारे वे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट वो हमारा रहने वाला है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है जो ध्वनि बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जाए उसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट जो ध्वनि बिना किसी सहायता के बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त रूप को आप क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से बने जो मेल है उनसे एक संक्षिप्त रूप बनता है उसको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे तीनों क्वेश्चंस हमारे गिववे के जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे आंसर नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत एक छोटी सी प्रस्तावना से करेंगे। प्रस्तावना में हम लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी और मूल इकाई ध्वनि होती है। तो स्टूडेंट ये जो ध्वनि होती है दो भागों में बटी होती है। फर्स्ट हमारा स्वर और सेकंड हमारा व्यंजन। तो अब जरा ध्यान दीजिए व्यंजन अपने आप नहीं बोल सकते और उन्हें आवाज देने का जो काम है वे हमारे स्वर करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टूडेंट स्वर है वे हमारे भाषा की एक आत्मा है। और स्टूडेंट बिना स्वरों के जो भाषा है वो न तो स्पष्ट होती है और न ही वो मधुर होती है। तो इसीलिए जो स्वरों की परिभाषा और उनका वर्गीकरण है वो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर की परिभाषा को लेकर। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्टूडेंट जिन ध्वनियों का हम उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से करते हैं उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। और जो ये स्वर होते हैं स्टूडेंट ये स्वतंत्र होते हैं और ये भाषा की स्पष्टता का आधार भी बनते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें हमारा ए आ ई आई उ औ ए आ ओ औ, तो ये सभी हमारे स्वर है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे स्वर। इसके बाद सेकंड हमारा आता है भाषा की स्पष्टता में स्वरों की भूमिका को लेकर। तो अब समझते हैं कि जो स्वर है वो इतने जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले जो कारण आता है वो आता है उच्चारण को स्पष्ट बनाते हैं। तो स्वरों के कारण शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होता है। तो स्वरों के कारण ही जो शब्द है वो साफ साफ बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप क्या और ए का बात करें तो अगर आप कल क्या बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप उसमें ए जोड़ के बोलते हैं का तो वो अच्छा लगता है। इसी तरीके से क्या और आ बोलेंगे तो का, तो स्वर बदलते ही जो उच्चारण है वो भी बदल जाता है। सेकंड हमारा आता है अर्थ और अर्थ भेद में सहायक। तो स्वरों के परिवर्तन से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए स्वर बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। तो स्वर बदलने से जो शब्द का अर्थ है वो भी बदल जाता है। जैसे कि अगर आप ये वाला दीन बोलेंगे तो ये वाला जो एक तो आपका ये होता है दीन और एक आपका ये होता है दीन। तो ये जो दिन होता है इसका मतलब तो आपका जो हमारा सुबह से सुबह वाला टाइम होता है दिन होता है और इस दिन का मतलब होता है आपका गरीब। तो यानी कि यहाँ पर जो स्वर है वो अर्थ की पहचान भी कराते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा जो आता है भाषा को मधुर बनाते हैं। तो स्वर भाषा में लय और माधुर्य भी उत्पन्न कर देते हैं। तो जो स्वर है वे भाषा में लय लाएंगे और माधुर्य लाएंगे और इसी कारण जो गीत कविता और मंत्र होते हैं वे हमें मधुर लगते हैं। इसके बाद फोर्थ आता है व्यंजनों को सहारा देते हैं। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो व्यंजन स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं। बिना स्वर के जो व्यंजन है वे अधूरे माने जाते हैं। फिफ्थ आता है भाषा की अभिव्यक्ति में सहायता। तो स्वर भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में सहायक होते हैं। तो खुशी दुख करुणा या प्रेम भावनाएं स्वरों से अधिक प्रभावशाली बनती है। तो स्टूडेंट यही थे भाषा की स्पष्टता में स्वरों की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो अब जानते हैं हिंदी में स्वरों को कैसे बांटा गया है। तो इनको निम्नलिखित आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले हमारे आता है ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो स्टूडेंट जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जैसे कि आपका आ ई उ हो गया। इसी तरीके से जो दीर्घ स्वर है तो जिनको उच्चारण में अधिक समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ आई उ ए आओ। तो स्टूडेंट ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। सेकंड जो हमारे स्वर आते हैं वे मूल और संयुक्त स्वर आते हैं। तो मूल स्वर कौन से होते हैं जैसे कि आ आई ई आई, ये हमारे मूल स्वर हो गए। और जो संयुक्त स्वर होते हैं वे ए आई ओ औ होते हैं। तो संयुक्त स्वर दो स्वरों के मेल से बने होते हैं स्टूडेंट, उनको ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आते हुए आता है नासिकीय और अनुनासिक स्वर। तो नासिकीय स्वर कौन से होते हैं तो जिनके उच्चारण में मुख के साथ नासिका से भी वायु निकलती है तो उनको ही हम नासिका स्वर कहते हैं। इसी तरीके से अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिनके स्वर में नासिका का हल्का प्रभाव होता है। तो अगर आप चंद्र बिंदु जो हमारा ये वाला बात होता है आप इसका अनुनासिक स्वर का ही हमारा एक संकेत है। जब भी हम किसी चीज में ये चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वहां पर जो हमारा स्वर है वो अनुनासिक स्वर बन जाता है। तो यही था हमारा नासिकीय और अनुनासिक स्वर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वर भाषा की स्पष्टता मधुरता और अर्थ की सही अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्टूडेंट स्वरों के बिना जो भाषा है वो अधूरी है। हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हमारी भाषा को वैज्ञानिक व्यवस्थित और सरल रूप में समझने में सहायता करता है। तो इसीलिए जो हिंदी व्याकरण है उसमें स्वरों का जो अध्ययन है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यानी कि हमारे से मुहावरे और लोकोक्तियां दी जाएगी, उनके हमें अर्थ लिखने हैं और उनसे वाक्य भी बनाने हैं। तो जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना, आंखों में धूल झोंकना, उल्टी गंगा बहाना, जाकर पैर ना काटे भिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो इसी तरीके से आपको कुछ मुहावरे या लोकोक्तियां दी जाएगी, उनका आपको अर्थ और वाक्य के साथ उन्हें लिखना है।
तो स्टूडेंट जब हम साधारण भाषा में बात करते हैं तो वह केवल जानकारी लगती है, लेकिन जब हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो जो भाषा है वो रोचक, प्रभावशाली और जीवंत हो जाती है। तो इसीलिए जो हिंदी भाषा है उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मुहावरा रहने वाला है वो रहने वाला है अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो आप वाक्य में अगर आप बात कीजिएगा कि वह हर काम में केवल अपने उल्लू सीधा करने की सोचता है। तो मान लीजिएगा कोई व्यक्ति हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वह हर काम में केवल अपना उल्लू सीधा करने की सोचता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा आता है आंखों में धूल झोंकना। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा धोखा देना या छल करना। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम वाक्य बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं, उसने मीठी बातों से सबकी आंखों में धूल झोंक दी। तो कोई व्यक्ति मीठी मीठी बातों में फंसाकर सच छुपा ले तो वही होता है हमारे आंखों में धूल झोंकना। थर्ड हमारा आता है उल्टी गंगा बहाना। इसका अर्थ देखें तो परंपरा या सामान्य नियम के विपरीत कार्य करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे उसने बड़ों की बात न मानकर उल्टी गंगा बहा दी। तो स्टूडेंट जब कोई व्यक्ति समाज की स्थापित परंपरा के बिल्कुल उल्टा काम करता है तो उसे हम कहते हैं उसने बड़ों की बात न मानकर उल्टी गंगा बहा दी। तो यही थी उल्टी गंगा बहाना। फोर्थ हमारा आता है जाके पैर ना फटे भिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो इसका जो अर्थ होता है स्टूडेंट वो होता है जिसने कभी दुख नहीं झेला वह दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता। तो स्टूडेंट वाक्य इसमें यही लिख सकते हैं कि सुख में रहने वाले लोगों के लिए सही कहा गया है कि जाके पैर न फटे भिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो स्टूडेंट जिसने स्वयं कभी दुख नहीं झेला वह दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता। तो जो व्यक्ति हमेशा सुख में रहा हो वह गरीब या दुखी व्यक्ति की पीड़ा नहीं समझ सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि अमीर लोगों के लिए सही कहा गया है जाके पैर न फटे भिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ मुहावरे एवं लोकोक्तियां उनके अर्थ एवं वाक्य के साथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा को प्रभावशाली, भावपूर्ण और रोचक बनाते हैं और इनके सही प्रयोग से जो हमारी भाषा है वो साहित्यिक और सजीव भी बनती है। तो इसीलिए हिंदी भाषा और परीक्षा दोनों में इनका जो ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट अब हमारा जो सवाल आता है वो टिप्पणी लिखने का आता है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है वचन और उसके शब्द रूपों पर प्रभाव, सेकंड समास के भेद, थर्ड लिंग परिभाषा एवं भेद और फोर्थ संधि को लेकर। तो चलिए एक एक करके सब पर टिप्पणी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है वचन और उसका शब्द रूपों पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा देख लेते हैं। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो स्टूडेंट जहां पर हमें संख्या का बोध होता है जिस रूप से शब्द के उसे ही हम वचन कहते हैं। तो सरल शब्दों में एक या अनेक होने का ज्ञान ही हमारा वचन है। तो जो हमारे वचन है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन का मतलब एक और बहुवचन का मतलब एक से अधिक। तो स्टूडेंट शब्द रूपों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। तो वचन परिवर्तन से शब्द का रूप बदल जाता है। तो जब संख्या बदलती है तो जो शब्द का रूप है वो भी बदलता है। जैसे कि बालक जाता है, बालक जाते हैं। तो यहाँ पर जो बालक है जाता है वो एक वचन हो गया, बालक जाते हैं ये हमारा बहुवचन हो गया। लड़की आई ये हमारा एक वचन हो गया, लेकिन लड़कियां आई ये हमारा बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर जो वचन का प्रभाव है वो स्टूडेंट संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सभी पर पड़ता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा शब्द रूपों पर प्रभाव। उदाहरण हमने अभी देखा बालक जाता है, बालक जाते हैं, लड़की आई या लड़कियां आई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे वचन और उसका शब्द रूपों पर प्रभाव। इसके बाद सेकंड हमारा आता है समास के भेद। तो सबसे पहले समास की परिभाषा देख लेते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त रूप को ही हम समास कहते हैं। तो स्टूडेंट समास के हमारे मुख्य भेद होते हैं जैसे कि अव्ययी भाव समास, जैसे कि प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया। सेकंड हो गया तत्पुरुष समास जैसे कि राजपुत्र, गृह प्रवेश। थर्ड हो गया द्वंद्व समास जैसे कि माता पिता, दिन रात। फोर्थ हो गया बहुब्रीहि समास जैसे कि नीलकंठ, चतुरानन। तो इनकी जो परिभाषा है वो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दी थी, आप वहां से देख सकते हैं। तो यही थे हमारे समास के भेद। इसके बाद थर्ड हमारा जो आता है वो आता है लिंग परिभाषा एवं भेद को लेकर। तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट लिंग हमारा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से हमें जाति का बोध हो रहा है उसे ही हम लिंग कहते हैं। और जो लिंग होते हैं ये हमारे तीन टाइप के होते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पर दो ही लिखा है, थर्ड भी होता है हमारा एक नपुंसकलिंग। तो पहला हमारा पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग और सेकंड थर्ड हमारा नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में आपके राजा लड़का यानी कि जो लड़के टाइप में होते हैं, जो हमारा एक तरीके से जेंट्स होते हैं वे हमारे पुल्लिंग होते हैं, और स्त्रीलिंग में हमारे आते हैं लेडीज टाइप। तो राजा का रानी हो गया, लड़का का लड़की हो गया, तो ये हमारे इस तरीके से होगा। नपुंसकलिंग हमारे होते हैं कोई वस्तु हो गई, तो स्टूडेंट ये हमारे नपुंसकलिंग हो गई। तो मैथ में अगर हम बात करें तो जो लिंग का प्रभाव है विशेषण और क्रिया के रूप में पड़ता है, जैसे कि लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी है। तो स्टूडेंट यही थे हमारी लिंग की परिभाषा एवं भेद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है वो हमारी संधि रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं संधि के बारे में। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा देखेंगे। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो स्टूडेंट जो दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि के हमारे विभिन्न भेद होते हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये जो हमारा देव प्लस आल्य देवाल्य बना, ये हमारा एक तरीके से स्वर संधि हो गया। सेकंड आता है व्यंजन संधि, जैसे सत और जन, सज्जन, ये हमारा व्यंजन संधि हो गया। विसर्ग संधि जैसे कि दु और ख, दुख, तो ये हमारा विसर्ग संधि हो गया। तो इनका महत्व यही होता है कि ये संधि जो होती है ये भाषा को सरल, प्रभावपूर्ण और सुंदर भी बनाती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारा संधि और उसके भेद। तो अब हम ओवरऑल पूरे की टिप्पणी कह सकते हैं कि जो हमारे ये सभी व्याकरणिक तत्व थे, ये हमारी भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से स्पष्ट है कि वचन, समास, लिंग और संधि हिंदी व्याकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इनके ज्ञान से ही जो भाषा है वो शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है और प्रभावशाली बनती है। तो इसीलिए जो भाषा और हमारा परीक्षा है, उनके दोनों के लिए इसका जो अध्ययन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इनके ज्ञान से ही भाषा का सही और प्रभावी प्रयोग भी संभव होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर चाहते हो आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।